हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म के आगे वाले प्रश्न करने वाले हैं और आज हम इस वीडियो में ही पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न 22 है, 1815 की वियना संधि में उद्देश्य बताइए। उत्तर: पहला, उत्तर में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना। दूसरा, दक्षिण में जेनेवा को पिडमांड के साथ मिला दिया। तीसरा, प्रसा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए। चौथा, पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया। प्रश्न 23, औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए। उत्तर: पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। दूसरा, श्रमिक और मध्य वर्ग का उदय। तीसरा, कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता। चौथा प्रश्न, 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के साथ 3 प्रकार के प्रवाहों को बताइए। उत्तर: पहला, वस्तुओं का प्रवाह। दूसरा, पूंजी का प्रवाह। तीसरा, लोगों का प्रवाह। प्रश्न 25, यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। उत्तर: पहला, स्वयं की राजनीतिक संगठन बनाई। दूसरा, समाचार पत्रों का प्रकाशन। तीसरा, मताधिकार की प्राप्ति नहीं। चौथा, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा। प्रश्न 26, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के कारण। उत्तर: पहला, जनता पर अत्याचार। दूसरा, निरंकुश शासन व्यवस्था। तीसरा, उदारवादी विचारों का प्रसार। चौथा, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। पांचवा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। अब हम थोड़े और बड़े प्रश्न पढ़ने वाले हैं इस पाठ के। बड़े प्रश्नों में पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम पूर्ववर्ती समाज में लोगों की पहचान से किस आधार पर अलग थे। उत्तर: सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित तरीके से अपने पूर्ववर्ती समाज से भिन्न थे। पहला, पहले समाज स्टेट में बटी हुई थी, जबकि अब पितृभूमि, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रध्वज आदि के आधार पर सामूहिक पहचान पर बदल दिया गया। दूसरा, पूर्ववर्ती समाज निरंकुश राजतंत्र के प्रति निष्ठा पर आधारित था, जबकि अब यह लोगों द्वारा बने राष्ट्र के प्रति समर्पण पर आधारित था। तीसरा, समाज में लोगों को संविधान के अंतर्गत समान अधिकार दिए गए जो पहले नहीं थे। दूसरा, नेपोलियन संहिता। 1804 में कही गई बातें किस प्रकार उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा के अनुरूप थी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: उदारवाद व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष समानता का समर्थन करता है। नेपोलियन की संहिता में कही गई बातें कई तरीके से इसे व्यक्त करती थी। पहला, जन्म आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। दूसरा, कानून के समक्ष समानता। तीसरा, संपत्ति का अधिकार। चौथा, सामंती व्यवस्था का अंत करके भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों का अंत। पांचवा, एक समान कानून, मानक भार
और राष्ट्रीय मुद्रा का प्रावधान। प्रश्न 3, आपके विचार में रूढ़िवादी विचारधारा किस प्रकार मानव जीवन के उत्थान में बाधक है? उत्तर, रूढ़िवादी विचारधारा निम्नलिखित कारणों से मानव जीवन के उत्थान में बाधक है। पहला, यह समाज में परंपरागत उच्च नीच की भावना को बनाए रखने का समर्थन करती है। दूसरा, आधुनिक जीवन मूल्यों के विपरीत है। तीसरा, समाज में परिवर्तनों का विरोधी। चौथा, लोकतंत्र के युग में भी राजतंत्र का समर्थक। पांचवा, आलोचना और असहमति के खिलाफ। प्रश्न 4, क्रांतिकारी विचारधारा ने किस प्रकार निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना में योगदान दिया? मैथ्यूनी का उदाहरण देते हुए इसे समझाइए। उत्तर, 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। इसलिए कई गुप्त संगठन उभर कर आए जो स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होकर संघर्ष करने लगे। इटली का जूसेप्पी मैज़िनी ऐसा ही एक क्रांतिकारी था। उसने दो भूमिगत संगठनों यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किया। उसने इटली को एकीकृत गणतंत्र बनाने के लिए क्रांतिकारी संघर्ष किया। उसके विचारों का पूरे यूरोप पर असर पड़ा तथा रूढ़िवाद को मुँह की खानी पड़ी। प्रश्न 5, भूख, कठिनाई, असमानता और बेरोजगारी किस प्रकार जन विद्रोह का कारण बन सकती है? 1830 के दशक में यूरोपीय परिस्थितियों के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, 1830 के दशक में यूरोपीय समाज कई कठिनाइयों से जूझ रहा था। बढ़ती आबादी, मशीनीकरण और औद्योगिकरण के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, महंगाई, व्यापक बेरोजगारी, शहरों की ओर पलायन, फसलों की बर्बादी आदि ने व्यापक गरीबी का प्रसार किया। 1848 में ऐसा ही एक वर्ष था। इन सभी परिस्थितियों की वजह से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए और राजा को भगाने पर मजबूर कर दिया तथा गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। आधुनिक समय में इन परिस्थितियों के पैदा होने पर जनता द्वारा विद्रोह की घटनाएं होती रहती हैं। उदाहरण के लिए नेपाल में जन विद्रोह के द्वारा राजतंत्र का खात्मा किया गया। प्रश्न 6, आपके विचार में ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण यूरोप के बाकी देशों की अपेक्षा किस तरह भिन्न था? उत्तर, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, जैसा कि अन्य यूरोपीय देशों में हुआ। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा थी, जिसे हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। पहला, ब्रिटेन कई निर्जातीय पहचानों जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट आदि का देश था। दूसरा, आंग्ल राष्ट्र इंग्लैंड की असमियत सत्ता समृद्धि में वृद्धि के साथ द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर इसका प्रभुत्व बढ़ गया। तीसरा, संसद ने 1688 में राजतंत्र की ताकत छीन ली। चौथा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में हुए समझौते से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का जन्म हुआ, किंतु व्यवहार में इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जम गया। पांचवा, एक ब्रितानी पहचान के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाया गया,
जिसमें कई बार स्कॉटिश, वेल्स, आयरलैंड के लोगों को दबाया भी गया। प्रश्न 7, आपके विचार में जर्मनी और फ्रांस में राष्ट्र को दर्शाने वाले प्रतीक किस प्रकार वहाँ के लोगों की भावनाओं को प्रकट करते थे? उत्तर, राष्ट्र के प्रति जुड़ाव पैदा करने के लिए 18वीं सदी और 19वीं सदी में राष्ट्र का मानवीकरण किया गया, विशेषकर नारी रूपक में दर्शाया जाने लगा। फ्रांसीसी क्रांति जो स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र को प्रकट करती थी, उसे कलाकारों ने नारी रूपक के रूप में भी अभिव्यक्त किया। मारी आन की तस्वीर फ्रांसीसी गणतंत्र को प्रकट करती थी, जिसकी लाल टोपी और टूटी जंजीर स्वतंत्रता को दर्शाती थी। आमतौर पर आंखों पर पट्टी बांधे तराजू लिए हुए महिला इंसाफ को प्रकट करती थी। इन चिन्हों को सार्वजनिक स्थानों पर दर्शाया गया। इसी तरह जर्मनी में जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। उसके सिर पर बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट वीरता को प्रकट करता था। इन रूपकों से आम लोग स्वयं को जोड़कर गर्व महसूस करते थे। प्रश्न 8, राष्ट्रवाद ने ही साम्राज्यवाद को जन्म दिया और अंततः उसका अंत भी किया। उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, 19वीं सदी में यूरोपीय देशों में तीव्र औद्योगिक वृद्धि और उग्र राष्ट्रवादी आकांक्षाओं ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने एशिया, अफ्रीका के कई देशों पर अपना आधिपत्य जमाकर उनका औपनिवेशीकरण किया और अपने हितों के अनुरूप उनका घोर शोषण किया। किंतु इस आधिपत्य और शोषण के विरुद्ध इन देशों में साम्राज्य विरोध आंदोलन पैदा हुए। इस प्रक्रिया ने यहाँ के लोगों को परस्पर सामूहिक एकता के बंधन में बांध दिया, जो राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के निर्माण का स्वप्न संजोने लगी। यद्यपि यह राष्ट्र अपनी परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न और विशिष्ट था, इसके यूरोपीय साम्राज्यवाद का अंत कर दिया।